मैं निताशा सिन्हा आपको नागरिक शास्त्र के प्रथम भाग समकालीन विश्व राजनीति के प्रथम पाठ शीत युद्ध के दौर के दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो भागों में बट गया था। एक तरफ सोवियत का गुट था और दूसरी तरफ अमेरिका गुट। वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं और पूरे विश्व का एक तरह से पूरे विश्व के बीच एक रेखा सी खींच दें। इसको शीत युद्ध कहा जाने लगा। ये एक सशस्त्र युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक कूटनीतिक युद्ध था। शीत युद्ध के कई प्रभाव हुए। इस दो ध्रुवीय विश्व के जो सबसे बड़ी चुनौती या दो ध्रुवीय विश्व को खत्म करने में जो सबसे अग्रसर नीति थी वो थी गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत ही हुई जब शीत युद्ध चरम पर पहुंचने लगा। जो एशिया और अफ्रीका, लातिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र देश थे वो चाहते थे कि इस शीत युद्ध की समाप्ति हो, किसी भी तरह विश्व दो खेमे में ना बटे, कोई युद्ध ना हो और तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से विश्व को बचाया जा सके। और इसलिए कुछ नेताओं ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख भूमिका किन नेताओं ने या किन देशों ने निभाई और क्या उनकी भूमिका रही। गुट निरपेक्षता ये शब्द कहाँ से आया, क्या इसका अर्थ है और क्या इसकी परिभाषा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, आखिर ये आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, आखिर क्यों विश्व को ये जरूरत पड़ी कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जाए। गुट निरपेक्षता ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि पुरानी आर्थिक नीति को छोड़कर एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति अपनाई जाए। हम उसका भी अध्ययन करेंगे और इन सभी नए परिप्रेक्ष्य में भारत की क्या नीति रही। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के प्रति क्या रुख रखा, शीत युद्ध के दौरान भारत ने रूस के प्रति कौन सी नीति अपनाई, हम इसका भी अध्ययन करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विश्व राजनीति में क्या योगदान रहा, आखिर विश्व राजनीति में इसने कौन से सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन लाए और किस हद तक ये सफल रहा। इसके बाद हम जानेंगे कि जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, जो दो ध्रुवीय विश्व था वो अब एक ध्रुवीय हो गया है, ऐसी स्थिति में इस आंदोलन की क्या प्रासंगिकता रह गई है, क्या इस आंदोलन को अभी जारी रहना चाहिए या इसको भी खत्म कर देना चाहिए। अब हम आते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किन नेताओं की देन है। विश्व पटल पर ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आगे आकर अमेरिका और रूस जैसी महाशक्ति को चैलेंज करने की कोशिश करी, उनके आगे खड़े होने की हिम्मत जुटाई। उनमें सबसे प्रमुख थे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के वामेन क्रुमा। इन सभी नेताओं ने सोचा कि अगर वो किसी भी गुट में शामिल होते हैं तो अंततः प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से वो इनके गुलाम ही बनकर रहेंगे। इनकी ना अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति रहेगी, ना गृह नीति, ना आर्थिक नीति। इनको महाशक्तियों की हर बात माननी पड़ेगी और ये उनके आगे हमेशा झुके ही रहेंगे। एक तरह से ये महाशक्तियों के बैसाखियों के सहारे खड़े रहेंगे और इनके अपने पैरों में कभी ताकत नहीं आ पाएगी, ये खुद के पैरों पर कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। और इन सभी नेताओं को बैसाखियों के सहारे खड़ा होना मंजूर नहीं था, इसलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषा, हम सभी ने जैसे प्रथम भाग में पढ़ा था कि पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा देशों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। सैन्य और राजनीतिक गुटों का निर्माण कर रहे थे। सीटो, सेंटो, नाटो, वार्सो पैक्ट, ये सब हो रहा था। कुछ गुट अमेरिका के साथ थे तो कुछ गुट रूस के साथ। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत ही वहीं से हुई। वो चाहते थे कि इन सभी राजनीतिक और सैनिक गठबंधन का विरोध किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि इनमें ना शामिल हुआ जाए। अगर कोई किसी को अकेला छोड़ दे तो वो स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। इन गठबंधन को कमजोर करने के लिए ही गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई थी। इस गुट निरपेक्षता का अर्थ ही यही है कि हम किसी गुट में के निरपेक्ष रहेंगे, गुट में शामिल नहीं होंगे, गुट सापेक्ष नहीं रहेंगे, गुट से हटकर रहेंगे।
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा अहस्तक्षेप को बढ़ावा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात तो भारत और चीन के पंचशील समझौते में भी की गई थी कि हम एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, विश्व में सभी देश समान है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ही गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई। कोशिश ये की गई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश पीछे ना रह जाएं, वो एक दूसरे से लड़े नहीं। अगर वो किसी भी गुट में शामिल होते हैं, चाहे वो गुट सोवियत रूस का होता है या अमेरिका का, तो एक वैमनस्यता, एक कटुता कायम रहती। और अगर विदेश नीति या गृह नीति में कटुता हो तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जा सकता है कि ध्यान युद्ध की तरफ ज्यादा रहता है, विकास की तरफ कम। शीत युद्ध का विरोध। युद्ध किसी भी प्रकार का हो, मानसिक रूप से आप उससे उबरना चाहेंगे। जो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश थे वो युद्ध की विभीषिका से उबरना चाहते थे या युद्ध की सोच से उबरना चाहते थे। वो चाहते थे कि विश्व में शांति रहे। गुट निरपेक्षता का सीधा सीधा अर्थ था कि वो युद्ध किसी भी रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष युद्ध हो, परोक्ष युद्ध हो, शस्त्र युद्ध हो या कूटनीतिक युद्ध हो, वो किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। शीत युद्ध का वो पूरा पूरा विरोध करते थे कि क्योंकि शीत युद्ध भले ही कोई युद्ध ना हो, लेकिन अपने आप में वो एक युद्ध की तैयारी थी। शीत युद्ध तनावग्रस्त बनाए रखता था और तनाव में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती थी। और एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश तरक्की करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शीत युद्ध का विरोध किया। स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। बहुत मुश्किलों से, बहुत कुर्बानियों के बाद इन देशों ने, तीसरी दुनिया के देशों ने आजादी पाई थी और वो किसी भी कीमत पर इस आजादी को खोने को तैयार नहीं थे। अगर वो गुट में शामिल हो जाते तो उनकी विदेश नीति या तो पूंजीवादी के छाये में चलती या सोवियत संघ में शामिल हो जाते तो साम्यवादी विचारधारा के साये में चलती। उनकी अपनी कोई विचारधारा ही नहीं होती। और जैसे कहावत है कि बरगद के नीचे कोई पनप नहीं सकता, तो इन दो विशालकाय बरगद से वो दूरी बनाकर रखना चाहते थे। वो जानते थे कि इनके नीचे पनपना बहुत मुश्किल है। वो अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। पहचान भले ही उनकी छोटी होती, वो उनके बराबर कभी खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन एक अलग पहचान होती जो उनके अस्तित्व को कायम रखता। गुट निरपेक्षता का अर्थ यही था कि जो तीसरी दुनिया के देश थे वो अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहते थे, जिसको उन्होंने बहुत मुश्किल से पाई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई 1961 में, जब बेलग्रेड, औपचारिक शुरुआत 1961 में हुई जब बेलग्रेड में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। तब सिर्फ 25 देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन जब अभी अजरबैजान के बाकू की राजधानी बाकू में इसका सम्मेलन हुआ तो 120 देशों ने भाग लिया। धीरे धीरे इस आंदोलन ने एक गति पकड़ी और आज ये पूरे विश्व पटल पर छा गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों तथा कार्यों में प्रभावी सहयोग करना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विपरीत नहीं खड़ा था गुट निरपेक्ष आंदोलन, बल्कि वो उसके साथ खड़ा था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी विश्व शांति के लिए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ये चाहता था कि वो इस संस्था के साथ मिलकर विश्व उसके शांति प्रयासों को सफल बनाए तथा उसके सभी कार्यों में प्रभावी सहयोग करे, चाहे वो उसकी एजेंसियां हो या उसके अपना संगठन हो, उसको वो हमेशा मजबूत करना चाहता था। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। एक पुरानी आर्थिक व्यवस्था चली आ रही थी जहां अमीर और अमीर होते चले जा रहे थे और गरीब। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, लेकिन उसकी जरा भी छाया एशिया और अफ्रीका पर नहीं पड़ी थी। एशिया और अफ्रीका के देश जो है कच्चा माल बेचते थे, यूरोप के देश खरीदते थे और वापस वहां उत्पादन करके, अपने देशों में उत्पादन करके यूरोपीय देश वापस एशिया और अफ्रीका में ये कच्चा माल भेज देते थे, जिसकी वजह से एशिया और अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश हमेशा गरीब ही रहे और सारा फायदा, सारा लाभ यूरोप के देशों को मिलता रहा। ये उससे मुक्ति चाहते थे। इन्होंने नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की बात भी की।
पर्यावरण संरक्षण, जितने शस्त्रों का निर्माण हो रहा था, जितना परमाणु परीक्षण हो रहा था, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। इस बात को सबसे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने ही सामने रखा कि अगर हम इस तरह से परमाणु परीक्षण करते रहे तो एक ना एक दिन ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी और हमें इससे बचना चाहिए। इस बात को सामने रखते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने हथियारों की होड़ को कम करने की बात कही। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का उन्मूलन। 1945 के बाद कई देश आजाद हो गए थे, एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के, लेकिन कई देश अभी भी यूरोपीय देशों के उपनिवेश बने हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने यह बात रखी कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। जितने भी यूरोपीय देश या अमेरिका के देश अगर कोई उपनिवेश एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका में बनाए हुए हैं तो अब वो उनको स्वतंत्र कर दें। स्वतंत्रता का अधिकार सबका अधिकार है, समानता का अधिकार सबका अधिकार है, और इस बात को प्रभावी रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने पेश किया और साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के उन्मूलन की बात कही। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। जो शीत युद्ध था उसमें अमेरिका और रूस आपस में नहीं लड़ रहे थे, ना अपनी भूमि पर लड़ रहे थे, वो दूसरे की भूमि पर लड़ रहे थे। चाहे हम कोरिया संकट की बात करें, हिंद चीन की बात करें या वियतनाम की बात करें, और दोनों अलग अलग जगहों पर आमने सामने आ रहे थे। इससे अंतरराष्ट्रीय शांति बहुत भंग हो रही थी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसलिए सभी देशों से कहा कि आप गुटों का साथ छोड़िए और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन दीजिए, ताकि हम अपना ध्यान युद्ध पर ना लगाकर हम अपना ध्यान अपने देश के राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक विकास पर लगा सके। नस्लीय भेदभाव और रंग भेद का अंत। अफ्रीका के देशों ने बहुत दिनों तक नस्लीय भेदभाव और रंग भेद देखा था। अफ्रीका को एक डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, उसको कभी व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहते थे, लेकिन इन सभी बातों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने खत्म करने की बात कही। उसने कहा कि नहीं, चमड़ी का रंग कभी भी योग्यता का अधिकार आधार नहीं हो सकता। अगर आप गोरे हैं तो कहीं नहीं है कि आप श्रेष्ठ हो सकते हैं। उसने इस रंग भेद का, नस्ल भेद का बहुत विरोध किया और अफ्रीका के देशों के लिए स्वतंत्रता और समानता की मांग की। पूर्ण निशस्त्रीकरण। हथियारों की होड़ में विश्व एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ था। विश्व के सारे देश एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे। जो अमेरिका के साथ था वो भी, जो सोवियत संघ के साथ था वो भी। कहीं ना कहीं संसाधनों का एक तरह से बहुत ही बुरा इस्तेमाल हो रहा था, संसाधनों की बर्बादी हो रही थी। ये जरूरी था कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। जो संसाधन हम अच्छे और विकास कार्यों में जिसका उपयोग कर सकते थे, हम उन संसाधनों का उपयोग अपने ही विध्वंस के लिए कर रहे थे। अगर परमाणु बम का प्रयोग कभी भी हो जाता हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, तो शायद जो बर्बादी होती है उनसे 10 गुना अधिक होती, क्योंकि हिरोशिमा का बम तो बहुत कम पावर का था और जो अब बम बने हैं परमाणु बम, वो उससे कहीं अधिक पावर के हैं, कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन किया गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कि अगर हमारे पास लोहा है, और सब जानते हैं कि जितने अयस्क हैं वो सीमित मात्रा के हैं, तो इन सीमित संसाधन से अगर लोहे से हम पुल भी बना सकते हैं और बंदूक भी बना सकते हैं, तो हम क्यों ना पुल बनाने पर जोर दें, क्यों हम बंदूक बनाएं? क्योंकि विध्वंस बंदूक से हो सकता है, पुल से निर्माण हो सकता है। तो उन्होंने पूर्ण निशस्त्रीकरण पर बल दिया कि कभी भी कोई ऐसा हथियार ना बने जो एक न एक दिन मानव जाति को ही समाप्त कर दे। अब आते हैं नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पे। 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हुआ था। विकास और व्यापार के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसमें एशिया और अफ्रीका के देशों को अल्प विकसित देश कहा गया था। उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बात सबसे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने ही की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह विकसित राष्ट्र उनसे व्यापार करते थे वो उनके फेवर में नहीं था, उनके लिए नहीं था। वो हमेशा विकसित राष्ट्र अपना फायदा देखते थे। तो उनका कहना था कि जिस तरह विकसित राष्ट्र व्यापार करते थे उसमें जो तरीका है वो बदला जाए, दोनों को समान स्तर पर रखा जाए।
विकसित राज्य एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से कच्चा माल खरीद करके उन्हीं को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या उतना उत्पादन बेचते थे। इसका वो अंत चाहते थे। वो चाहते थे कि जो तकनीक है, जो सहायता वो प्रदान कर सकते हैं, वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को प्रदान करे और व्यापार में इनको वरीयता दे। भले ही इनकी तकनीक थोड़ी पिछड़ी थी, लेकिन इनके व्यापार को बढ़ावा दे ताकि इन देशों में भी बेरोजगारी दूर हो सके, भुखमरी दूर हो सके। विकासशील राष्ट्रों के द्वारा औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन। जितने विकासशील राष्ट्र थे वो तकनीक में तो पीछे थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिले ताकि वो विदेशी मुद्रा कमा सके। कहीं ना कहीं वो विकसित राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके देश में भी औद्योगिकरण आए, भले ही उसकी रफ्तार धीमी हो, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी समय लगे, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ना चाहते थे। वो विकसित राष्ट्र के बराबर आना चाहते थे। आज भी जो ग्रेट डिवाइड है, जो साउथ नॉर्थ डिवाइड है, उसकी बात होती है, तो इसको कम करने की बात की गई थी। विकासशील राष्ट्रों द्वारा विकसित राष्ट्रों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को कम करना। वो चाहते थे कि खाई कम हो। जो ये खाई बनी हुई है नॉर्थ और साउथ की, यूरोप और एशिया, अफ्रीका की, ऐसा लगता है जैसे दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक अमीर राष्ट्रों का खेमा है और एक गरीब राष्ट्रों का खेमा है। अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्र का कहीं ना कहीं शोषण कर रहा है, वो उनको हीन समझते हैं। इस हीनता को दूर करने के लिए बहुत जरूरी था कि अमीर जो भी विकसित राष्ट्र थे वो तकनीकी सहयोग करते, जो कि विकासशील देश थे उनका। और तकनीकी सहयोग के बल पर ही, शिक्षा और तकनीक के बल पर ही कोई राष्ट्र तरक्की कर सकता। और विकासशील राष्ट्रों ने इसकी मांग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा की थी। खनिज पदार्थों पर उसी राष्ट्र की संप्रभुता स्थापित करना, ये बात जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी थी, बताया था कि जो खनिज पदार्थ थे, अगर कोई गुट में शामिल हो जाता तो उनके देश के खनिज पदार्थ पर महाशक्तियों का अधिकार हो जाता। इसलिए ये बहुत जरूरी था कि उस देश के खनिज पदार्थ पर उसी देश की संप्रभुता स्थापित हो, यानी वो अपने देश के खनिज पदार्थों का संसाधन का उपयोग अपने लिए करे, ना कि महाशक्तियों के लिए। कच्चे माल की कीमत स्थिर रखना। अगर ये देश कभी तरक्की करते थे तो जो विकसित देश थे वो कच्चे माल की कीमत बढ़ा देते थे या बहुत ही घटा देते थे, जिससे इनको नुकसान होता था। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक मांग ये भी रखी कि कच्चे माल की कीमत को स्थिर रखा जाए ताकि ये देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो सके। अब हम देखेंगे कि भारत, जो कि एक प्रमुख नेता था इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आखिर उसकी क्या भूमिका रही शीत युद्ध के दौरान, और किस तरह उसने शीत युद्ध के दौरान अपनी अक्षुण्णता बनाए रखी, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा। सबसे पहले शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका के प्रति नीति। अमेरिका भारत के संबंध शुरुआत में अच्छे नहीं थे। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके गुट में शामिल हो जाए, लेकिन तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो गुटनिरपेक्षता की नीति को ही अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्षता की नीति कोई पलायनवादी नीति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी नीति है जिसमें हम अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। अमेरिका ने हमेशा भारत का विरोध किया। भारत पाक युद्ध के दौरान भी अमेरिका भारत के विरोध में पाकिस्तान का ही समर्थन करता रहा, लेकिन फिर भी भारत के मन में अमेरिका के प्रति कटुता नहीं थी। और धीरे धीरे समय के साथ जब शीत युद्ध में शिथिलता आई, तब अमेरिका का रुख भारत के प्रति बदल गया था और व्यापारिक संबंध बढ़ गए। और अब एक ऐसा समय आया जब अमेरिका ने भारत का काफी तकनीकी सहयोग किया और कई कारखानों की स्थापना करने में भारत की मदद करी। शीत युद्ध के दौरान भारत की रूस के प्रति नीति। रूस एक साम्यवादी देश था और भारत ने समाजवाद को अपनाया था, प्रजातांत्रिक समाजवाद को अपनाया था। तो रूस कहीं ना कहीं भारत के एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था। उसकी विचारधारा भारत के प्रति कोमल थी और भारत का झुकाव भी रूस की तरफ ज्यादा था। भारत का समर्थन रूस ने कई बार किया था, भारत पाक युद्ध के दौरान भी, भारत चीन युद्ध के दौरान भी,
और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो भी रूस ने भारत का समर्थन किया था। ऐसी स्थिति में रूस और भारत के बीच एक नैसर्गिक मैत्री कायम हो गई थी, जिसका स्वरूप हमें 1971 में एक मैत्री समझौते के रूप में भी देखने को मिला। इस समझौते का अमेरिका ने काफी विरोध किया था, लेकिन ये समझौता कहीं से भी गुटनिरपेक्षता की नीति के विरोध में नहीं था। अब हम देखेंगे कि भारत ने कोरिया संकट के समय कौन सी भूमिका निभाई। कोरिया संकट में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य युद्ध हो गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक आयोग बनाया। इस आयोग का अध्यक्ष बाद में भारत हो गया था और भारत के ही प्रस्ताव को बाद में स्वीकार किया गया, जिससे कोरिया संकट की समाप्ति हुई। हिंद चीन समस्या के समय भी फ्रांसीसी सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका था और रूस ने वहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना की थी, जिसका अमेरिका ने बहुत विरोध किया था। इसके लिए भी जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आयोग बनाए तो उसका अध्यक्ष भारत था। भारत की ही पहल पर हिंद चीन समस्या का भी समाधान हो पाया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का योगदान। किसी भी आंदोलन की शुरुआत में यह देखा जाता है कि वो कितना लंबा चलेगा और अगर चलेगा तो उसकी भूमिका क्या होगी। विश्व पटल पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी यही स्थिति थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आंदोलन जो बहुत ही कमजोर देशों ने शुरू किया है, आखिर वो कमजोर देश इतनी बड़ी महाशक्तियों का सामना किस तरह कर पाएंगे। ये अकेले पड़ जाएंगे या फिर इनका अंत हो जाएगा या ये एक तरह से कोलैप्स कर जाएंगे या ये टिक नहीं पाएंगे। परंतु ये देखने को नहीं मिला। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 25 देशों से शुरू होकर 120 देशों तक पहुंचा। तीसरी दुनिया के देशों का आर्थिक विकास। सबसे पहले तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने जो अविकसित देश थे उनको विकासशील बनाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सिर्फ नकारात्मक नहीं था कि हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं या हम पलायन कर रहे हैं किसी विचारधारा से, बल्कि यह एक सकारात्मक विचारधारा थी जो ये कह रही थी कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम कमजोर हैं तो क्या हुआ, हम मिलकर साथ रहेंगे और एक दूसरे का सकारात्मक सहयोग करेंगे, नकारात्मक रूप से एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ेंगे। और तीसरी दुनिया के देशों का आर्थिक विकास इस वजह से ही संभव हो पाया। रंग भेद का अंत। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ही प्रयास था कि अपार्थीड या रंग भेद को एक क्राइम या एक गुनाह घोषित किया गया है। अब पूरे विश्व में कहीं भी रंग भेद को मान्यता नहीं दी गई है। अफ्रीका का जो स्वाभिमान जिसको एक तरह से खत्म कर दिया गया था वो वापस आ गया। अब अफ्रीका भी सर उठा रहा है और धीरे धीरे अफ्रीका के देश भी तरक्की के पथ पर अग्रसर हैं। शांति और निशस्त्रीकरण का बल। कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष देशों का गुटों से अलग रहना ही बहुत बड़ा कारण है कि तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से बच पाया। अगर शांति का प्रयास और निशस्त्रीकरण का प्रयास गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने नहीं किया होता तो हम आज तृतीय विश्व युद्ध झेल चुके होते। चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर, चाहे वियतनाम को लेकर या कांगो को लेकर या हिंद चीन को लेकर, कई बार दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने थे। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रूस एक दूसरे पर आक्रमण कर ही देंगे, परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने इतनी समझदारी दिखाई कि कमजोर होते हुए भी इन महाशक्तियों के विरुद्ध वो खड़े रहे, इनसे दूरी बनाए रखे, लेकिन इनसे दुश्मनी नहीं की। और ये बहुत ही समझदारी की नीति थी। मानव अधिकार पर बल। रूसों ने कहा था कि वी ऑल आर बॉर्न फ्री बट आर इन चेन्स। हम सब स्वतंत्र पैदा हुए हैं लेकिन हम बंधनों में बंधे हुए हैं। मानव अधिकार आयोग की स्थापना तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल रूप है, जो व्यवहारिक रूप है, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में देखने को आया, जहां कमजोरों को बल मिला। मानव अधिकार सिर्फ अमीरों की धरोहर नहीं थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंततः ये सिद्ध कर दिया कि मानव अधिकार पर सिर्फ यूरोप और उत्तरी अमेरिका का अधिकार नहीं है, ये एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों के लिए भी है कि वो किस तरह अपने देश के नागरिकों को भी स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं कि जब शीत युद्ध शिथिल पड़ गया है, कमजोर पड़ गया और अगर ये भी कहें कि खत्म हो गया है,
तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या रह गई? प्रासंगिकता को मैंने दो भागों में बांटा है, एक नकारात्मक प्रासंगिकता और एक सकारात्मक प्रासंगिकता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर हम नकारात्मक प्रासंगिकता की बात करें कि जब शीत युद्ध ही नहीं है, गुट ही नहीं है, तो हम विरोध किसका कर रहे हैं, हम दूरी किससे बना रहे हैं? तो हाँ, शायद गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब कोई गुट ही नहीं बचा। दो ध्रुवीय विश्व खत्म हो गया, विश्व एक ध्रुवीय बन गया है। लेकिन नकारात्मक प्रासंगिकता मान सकते हैं कि अब हमें किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन सिर्फ विरोध के लिए गुट निरपेक्षता के स्वर नहीं उठे थे। इस आंदोलन के देशों ने, कमजोर देशों ने मिलकर एक मजबूत संस्था बनाई थी कि हम सकारात्मक रूप से आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग एक दूसरे का करेंगे, ताकि हम भी विकसित राष्ट्रों के बराबर खड़े हो सके। और ये सकारात्मक प्रासंगिकता इसकी आज भी कायम है। हम ये कहीं से नहीं कह सकते कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को समाप्त हो जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है, तकनीकी सहयोग बहुत जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा देश अपने आप को आगे बढ़ा सके। अभी भी एशिया और अफ्रीका के देश काफी पिछड़े हुए हैं और कई देश ऐसे हैं जो भुखमरी की कगार पर है, जिनको आर्थिक और तकनीकी सहयोग चाहिए ताकि वो उबर सके। अगर कोई अमीर देश सहयोग नहीं करता है तो ये एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और यही गुट निरपेक्ष आंदोलन की खूबसूरती है, यही इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है।